नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। और हमारी आज की जो कक्षा होने वाली है वह सामान्य ज्ञान से संबंधित होगी। शानदार कक्षा होगी। जिन साथियों को आने वाली परीक्षाओं के लिए जीके जीएस एनसीईआरटी लेवल का चाहिए, एनसीईआरटी का जीके जीएस चाहिए 6 to 12, ये स्तर आपको अगर चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। और बहुत सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। हम सामान्य ज्ञान में इतिहास, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भूगोल, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसके साथ साथ परिस्थितिकी परिस्थितिकी एवं परिस्थिति तंत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था, स्पोर्ट और विविध, ये सारे जीके एक तरफ से कवर करेंगे। और एक एक दिन एक एक क्लास चलेगी। हमारे साथ जुड़े रहें। शानदार कक्षा होने वाली है। एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहली जो कक्षा होगी आपकी, ये होगी प्राचीन इतिहास की। इतिहास से हम शुरू करते हैं। तो क्या क्या है प्राचीन इतिहास में, आइए देखते हैं। तो प्राचीन इतिहास की हमारी कक्षा में सबसे पहला पॉइंट आपको देख सकते हैं कि स्क्रीन पे डायग्राम के मेथड से बहुत अच्छा बताया गया है। यूथ की ये पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक इन्होंने लिखी हुई है। इतिहास प्रागैतिहासिक इतिहास का जो ये भाग है, ये आपका यह प्राग ऐतिहासिक काल से प्रारंभ होगा। प्राग ऐतिहासिक काल, जैसा कि आप जानते हैं कि यहीं से इतिहास लिखा गया था, यहीं से इतिहास माना जाता है। तो सबसे पहले जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो यह 3 भागों में बटा हुआ है। प्रागैतिहासिक काल 3 भागों में बटा हुआ है। पहला प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में आपको पढ़ना है ये आपके जो पाषाण काल वाले हैं, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। आद्य ऐतिहासिक में आपको सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह पढ़नी है। और जो ऐतिहासिक काल है वो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाया जाएगा इसमें आपको, जहां से राजाओं का काल शुरू होता है। इसका मतलब यही है कि आपको इतिहास के क्रम में सबसे पहले आदिमानवों के बारे में पढ़ना है, फिर हमारी सभ्यताओं के बारे में पढ़ना है, सभ्यताओं के बाद आपके राजाओं की बारी आ जाएगी। इस तरह से हम सारे इतिहास को कवर करेंगे और एक एक करके आसान से आसान भाषा में आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। जल्दी जल्दी हमारे साथ जुड़े रहिए। पहला जो काल है ये पुरा पाषाण काल है, आप देख सकते हैं पुरा पाषाण काल। दूसरा जो काल है प्रागैतिहासिक में वो मध्य पाषाण है। तीसरा है नवपाषाण काल। पुरा पाषाण को 3 भागों में बांटा गया है, निम्न, मध्य और उच्च। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आज फिर दूसरा जो हिस्सा है इतिहास का वो है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, इसकी 2 सभ्यताएं हैं, एक है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा वैदिक कालीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जिसके अवशेष हमें मिले हैं, वैदिक सभ्यता जिसके हमें अवशेष तो नहीं मिले हैं लेकिन हमारे ग्रंथों में इसका उल्लेख है। उसके बाद है ऐतिहासिक काल, जिसमें सब सब आपके राजा आ जाएंगे, जहां से भी आप राजाओं के बारे में पढ़ना चाहते हैं। अगला है, अब हम देखना शुरू करते हैं कि किस काल में हमें क्या प्रमाण मिला है जिससे कि हम परीक्षा के लिए तैयार रहें। सबसे पहला जो आपका प्राग ऐतिहासिक काल है उसका पहला हिस्सा पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में आपको भीमबेटका नामक एक स्थल है, वहां पर भीमबेटका गुफा चित्र मिले हैं। मध्य पाषाण काल में सराय नहर राय महदरा स्थल पर मानव के अस्थि पंजर, इसके पहले अवशेष मिले हैं। चौपानी मांडो एक जगह है, ध्यान रखिएगा, चौपानी मांडो, यहाँ पे वन्य धान का प्रमाण मिला है। आदमगढ़ बागोर, यहाँ पर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं मध्य पाषाण काल में साथियों। इसके बाद आता है आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की जो प्रमुख देन है ये आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। इसकी जो प्रमुख देन है वो है कृषि का विकास, आग का सर्वप्रथम प्रयोग और पहिए का आविष्कार। पहिया, कृषि और आग, इसको आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और चलिए देखते हैं कि इसके प्रमाण और साक्ष्य कहाँ मिले हैं। सबसे पहला प्रमाण आपका मिला है कोल्डी हवा में। कोल्डी हवा में चावल के साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम में मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते के अवशेष मिले हैं। चिरान में पशु हड्डी तथा हिरण के सींग के उपकरण मिले हैं। और सरंग कल्लू और पिकली हल और उत्तर नूर में राख के टीले के साक्ष्य मिले हैं। तो ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि आपके पाषाण प्रागैतिहासिक काल से पूछे जाते हैं। आप इससे डीप में ब्रॉड में भी जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग बेसिक बेसिक पढ़ते चलेंगे जिससे हमारा जल्दी जल्दी कवर हो जाए। सबसे पहले हम एक बार फिर से गिन लेते हैं। इतिहास के 3 भाग हैं, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। हम लोग प्रागैतिहासिक पढ़ रहे हैं, जिसमें पूरा मध्य नवपाषाण काल है। और पूरा में क्या मिला है, भीमबेटका गुफा चित्र मिले हैं। मध्य पाषाण में अस्थि पंजर मिले हैं, आपको पता है वन धान के प्रमाण मिले हैं। और नव पाषाण जो तीसरा पाषाण काल का हिस्सा है,
इसमें आपके कृषि, आग और पहिए का मिला है। आगे चलते हैं हम इतिहास के तीसरे भाग में, वो है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें सबसे पहला आ जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके सारे प्रमाण सिंधु नदियों के तट पर ही मिले हैं, सिंधु नदी के आसपास मिले हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो सिंधु नदी का जो विस्तार था, जो मान्य तिथि है, वो है 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। ये कैसे पता चला है? कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है, उसके द्वारा विश्लेषित करके पता किया गया है। इसका जो विस्तार हुआ है वो किस हिसाब से हुआ है, कैसे कैसे इसकी सभ्यता फैली है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे उत्तर में मांडा चिनाब नदी तक, दक्षिण में दैमाबाद गोदावरी नदी तक, पूर्व में आलमगीर हिंडन नदी तक, और पश्चिम में सूद कंडोर दाशक तट तक। ये आप आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान का हिस्सा मिलाकर भारत का जो पूरा हिस्सा है, इसके आसपास का ये हिस्सा बता रहे हैं। चारों दिशा में दिशा के हिसाब से दिया हुआ है। मांडा उत्तर में है, दक्षिण में दैमाबाद है, पूर्व में आलमगीर है और पश्चिम में सूद कंडोर है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में और क्या मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जिससे परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला है हड़प्पा। हड़प्पा स्थल, हड़प्पा कहाँ पे है? इस समय वर्तमान समय में पाकिस्तान के रावी नदी के तट के बाएं हिस्से पे है। ये वहाँ पर एक जिला है मांटगोमरी, पंजाब में, जो पाकिस्तान का पंजाब वाला हिस्सा है, वहाँ मांटगोमरी जिला है। वहीं पे रावी नदी बहती है, जो कि भारत से ही होके जाती है। यही नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता मिली है। इसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। तब देश आजाद नहीं हुआ था, भारत पाकिस्तान एक ही में थे। 1921 में ये भारत का ही हिस्सा था। यहाँ पे क्या क्या मिला है? विशाल अन्नागार मिला है, शवधान मिला है, R37 से नृत्य मुद्रा का खंडित धड़ मिला है, आयताकार मुहर पर स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा मिला है। फिर दूसरा है मोहनजोदाड़ो। आपने नाम कई बार सुना होगा, इसके फिल्म भी देखी होगी। सिंधु नदी के दाएं तट पर, लरकाना जिला, पाकिस्तान। जगह नाम याद रखिएगा। इसके खोजकर्ता हैं राखल दास बैनर्जी। 1922 में इन्होंने खोजा था मोहनजोदड़ो को। और यहाँ पे क्या क्या मिला है? बृहद स्नानागार मिला है, विशाल अन्नागार मिला है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है, एक मुद्रा पर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र मिला है जिसके 3 मुंह हैं। तीसरा जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है लोथल। आपने नाम कई बार सुना होगा, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। लोथल, जो कि भोगवा नदी के तट पर अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। SR राव ने इसे ढूंढा था और 1955 में इसको ढूंढा गया था। सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई 1921 में, 22 में मोहनजोदाड़ो की खोज हुई और 1955 में खोज हुई RN राव द्वारा लोथल का। यहाँ पर 3 युगल समाधिकरण, डाक यार्ड जिसको हम गोदीबाड़ा कहते हैं, मनके बनाने के कारखाने, हाथी दांत का पैमाना, ये सारी चीजें मिली हैं। फिर आते हैं हम धौलीवीरा पर। धौलीवीरा कहाँ पे है? ये कच्छ का रण गुजरात में है। आप सभी जानते हैं RS बिस्ट 1990-91 में इसे ढूंढा था। और यहाँ पर क्या मिला है? उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था और 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। अगला स्थल है कालीबंगा, हनुमानगढ़, राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ। इसको ढूंढने का काम BB लाल ने किया था और BK थापड़ ने। 1961 में ढूंढा गया। यहाँ पर कच्ची ईंटें बने भवन, जूते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप आने के साक्ष्य, प्रायः सभी घर में कुएं इस तरह से मिले हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे से पहले वाले जो लोग थे वो किस हिसाब से रहते थे, क्या प्रक्रिया थी, किस हिसाब से उनके नगर बसे हुए थे, वो सब आप जान सकते हैं। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अगला जो हिस्सा है वो है राखीगढ़। राखीगढ़ में घग्गर या सरस्वती नदी के तट पर स्थित हरियाणा में है। हरियाणा में यह हिस्सा राखीगढ़ है, जो कि सूरजभान इसके खोज करता हुए। और यहाँ पे क्या मिला है? सबसे बड़ा सैंधव स्थल मिला है। अगला स्थान है बनावली, फतेहाबाद, हरियाणा में मिला है। इसके खोज करता रहे RS बिस्ट। 1973-74 में खोजा और मिट्टी बनी हल की प्रतिकृति यहाँ पे मिली है। अगला हिस्सा है रोपड़, सतलज नदी के तट पर पंजाब में स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसे ढूंढा है और मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाया गया है। आप समझ सकते हैं, मनुष्य का जो पालतू जानवर था वो कुत्ता था। पूर्व के समय में भी वही था और अब के समय में भी कुत्ता पालतू जानवर है। अब आते हैं हम वैदिक काल पर। वैदिक काल का, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इतिहास के जब प्राग ऐतिहासिक पढ़ेंगे तो उसमें हम पत्थरों के जो पाषाण काल है वो पढ़ेंगे, और आद्य ऐतिहासिक जब पढ़ेंगे तो वो आपका सिंधु घाटी और वैदिक काल पढ़ेंगे।
और आखिरी जब ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे तो राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो वैदिक काल में हम आते हैं, तो वैदिक काल आप जानते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है, 4 है, कुल 4 वेद हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्व। ठीक है, 4 वेद हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। संकलन करता है आपके महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। सबसे जो महत्वपूर्ण देवता हैं वेदों के, 250 सूक्त इंद्र के लिए लिखा गया है, 200 सूक्त अग्नि के लिए लिखा गया है। और आर्यों की जो भाषा थी, जो वैदिक आर्यों की भाषा थी, वो संस्कृत थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के मंडल, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। सबसे पहला मंडल जो है उसमें उसके रचयिता है मधुछंदा, मेघातिथि, गौतमा, इतने लोग। ठीक है, दूसरे मंडल हैं गत्समत। तीसरा मंडल है विश्वामित्र का, जिसमें गायत्री मंत्र का वर्णन है। चौथे मंडल में वामदेव हैं। पांचवें मंडल के ऋषि हैं अत्रि। छठवें के भारद्वाज, सातवें के वशिष्ठ और आठवें के कण्व अंगिरस हैं। नौवें के ऋषिगण हैं, सोममंडल कहा जाता है। 10वें के जो ऋषि हैं विमदा, इंद्र, सची और अन्य। ठीक है, पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त अर्थात चारों वर्णों का वर्णन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वैदिक साहित्य का कालक्रम है, वो विकास कैसे हुआ था? तो वैदिक साहित्य का जो विकास हुआ था वो 4 भागों में हुआ था। सबसे पहले संहिता की खोज हुई। संहिता मतलब मंत्रों की बात हो रही है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आए। ब्राह्मण ग्रंथ मतलब संहिता के भाष्य के रूप में लिखे गए ग्रंथ। फिर आए आपके आरण्यक। ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट भाग हैं, इनकी रचना वनों में हुई। फिर उसके बाद आपका है उपनिषद, आरण्यक का विशिष्ट भाग है। ये भारतीय दर्शन के स्रोत माने जाते हैं। आते हैं वेद और उपवेद पर। किस वेद का कौन सा उपवेद है? तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर का है धनुर्वेद, सामवेद का है गंधर्व वेद और अथर्ववेद का है शिल्पवेद। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होता कहते हैं, यजुर्वेद को जो पढ़ता है उसे अधर्यु कहते हैं, सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं और अथर्ववेद का जो पाठ करता है उसे ब्रह्मा कहते हैं। किन वेदों में क्या दिया गया है? ऋग्वेद में ऋचा है, यजुर्वेद में यज्ञ कर्म है, सामवेद में गीतों का संकलन है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, रोग निवारण, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, आइए चलते हैं। अगला जो आपका हिस्सा है इसमें वो है मूल वैदिक साहित्य को समझने हेतु 6 वेदांगों की रचना की गई है। ठीक है, 6 वेदांग की रचना की गई है। कौन सा वेदांग क्या है? वेदांग मतलब वेदों का अंग। ठीक है, तो 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। ठीक है, अब आते हैं वैदिक कालीन प्रमुख प्राचीन नदियों के नाम। वैदिक कालीन में कुछ नदियां प्राचीन थी जिनके नाम उस समय अलग थे, आज अलग हैं। झेलम का नाम वितस्ता था, स्वाद का सुवास्तु था, घग्गर का नाम दृश्यद्वती था, रावी का परुषणी था, गोमल का गोमती था, कुर्रम का क्रमु था, काबुल का कुभा था, सतलज का शतुद्री था, गंडक का सदानीरा था, ब्यास का दीपासा था। ठीक है, तो ये प्राचीन नाम है वैदिक कालीन में, जो कि वेदों में इन नदियों के नाम आए हैं। आगे आते हैं 12 रत्नीन शतपथ ब्राह्मण में वर्णित। 12 रत्नीन थे उस काल में। तो कौन कौन से थे? ग्रामणी, युवराज, पट्टमहिषी, पुरोहित, सेनानी, सूत, अक्षवाप, क्षता, भागदूत, संग्रिता, पालागल और गाविकृत। इतने सारे लोग थे। आगे हम आते हैं संस्कारों पे। आपको पता है कि मनुष्य का जो जीवन होता है वो जन्म लेने से ही एक एक क्रम में आगे बढ़ता है। वो जो जो भी क्रम होता है वो क्रम कुछ नियमों के तहत चलता है। वो नियम आपके संस्कार होते हैं। संस्कार से ही व्यक्ति परिशिष्ट बनता है, शुद्ध बनता है। 16 संस्कार हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। सबसे पहला संस्कार आपका है गर्भधान, दूसरा है पुंसवन, तीसरा सीमांतोनयन, चौथा है जातकर्म, पांचवा नामकरण, छठा निष्क्रमण, सातवां अन्नप्राशन, फिर चूड़ाकर्म, फिर है कर्णभेद, फिर है विद्यारंभ। विद्यारंभ के पश्चात आपको उपनयन कराना है, फिर आप वेदारंभ कराएंगे, फिर केशांत कराएंगे, समापवर्तन कराएंगे और आखिरी के 2 जो है वो पहले विवाह आ जाएगा, फिर आपकी अंत्योष्टि हो जाएगी। क्योंकि मृत्यु भी एक संस्कार है, सारे कर्म करने आवश्यक है, तभी आप परिशिष्ट हो पाएंगे। अगला पॉइंट है कि आश्रम कितने हैं। ठीक है, आश्रम क्या है? चारों आपके एक उपनिषद है जबालो उपनिषद, वहां पर मनुष्य के जीवन के 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है।
पहला आश्रम है आपका ब्रह्मचर्य, दूसरा क्या है, दूसरा गृहस्थ है, तीसरा वानप्रस्थ है और चौथा संन्यास है। ठीक से याद रखिए, सबसे पहला आपका ब्रह्मचर्य है, दूसरा गृहस्थ है, तीसरा वानप्रस्थ है और चौथा संन्यास है। मनुष्य के जीवन के 4 पड़ाव हैं, 4 पड़ाव से होकर मनुष्य आगे बढ़ता है। फिर आते हैं विवाह पर। विवाह कितने प्रकार के होते हैं मनुष्य के जीवन में, आप देख सकते हैं 8 प्रकार के विवाह होते हैं। ब्रह्मा, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच, ये सारे विवाह होते हैं। अब आते हैं हम वेदों पर, किस वेद में क्या दिया हुआ है एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला ऋग्वेद, इसके ब्राह्मण हैं ऐतरेय कौशिकी, आरण्यक ऐतरेय कौशिकी, उपनिषद ऐतरेय कौशिकी। ऐतरेय ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ एवं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का वर्णन मिलता है। फिर आते हैं हम यजुर्वेद में। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, पहला भाग है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। एक जो ब्राह्मण है यजुर्वेद के आपके तैतरी हैं कृष्ण यजुर्वेद के, शतपथ हैं शुक्ल यजुर्वेद के, आरण्यक तैतरी मैत्रायणी है यजुर्वेद के, शुक्ल यजुर्वेद के बृहदारण्यक आरण्यक है। और उपनिषदों की जब हम बात करेंगे तो कृष्ण यजुर्वेद में तैतरी, मैत्रायणी, श्वेताश्वर, कठोपनिषद और शुक्ल यजुर्वेद में ईशावास्यो और बृहदारण्यक उपनिषद है। आगे बढ़ते हैं, सामवेद की बात करते हैं। सामवेद में आपकी जो शाखा है कौथुम, रामायणी, जैमिनी, इसके जो उपनिषद हैं आपके छांदोग्य और केन हैं। अथर्ववेद में जो आपके उपनिषद हैं वो मुंड, मांडुक्य और प्रश्न हैं। उपनिषदों को बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि मुंडको उपनिषद में ही आपका सत्यमेव जयते ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब इतिहास लिखा गया तो सबसे पहला काल जो था वो आदि मानवों का था, जिसे हम पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल के बाद जो आपका था वो आपकी सभ्यताएं आती हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। और जब सभ्यताओं का इतिहास हम पढ़ लेते हैं उसके बाद आपका आता है सबसे पहला जो धर्म आता है वो आता है जैन धर्म। सबसे पहले तीर्थंकर जो हुए जैन धर्म के वो ऋषभदेव थे, दूसरे अजीतनाथ, फिर संभवनाथ। आपको पहला याद करना है, 23वां और 24वां याद करना है और उनका प्रतीक याद करिए। पहले ऋषभदेव थे जिनका चिन्ह था वृषभ, और आपके 23वें जो तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ, जिनका चिन्ह था सर्प, और महावीर स्वामी का इनका चिन्ह था सिंह। महावीर स्वामी, इनके बारे में ही हम पढ़ेंगे। हालांकि 24 तीर्थंकर हुए जैन में, लेकिन हमें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ वही तीर्थंकर के बारे में जिनके बारे में परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। जैन धर्म को सबसे ज़्यादा आगे ले जाने का कार्य इसके 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने किया। तो इनका थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं, ज्ञान प्राप्ति जो इन्हें हुई थी। सबसे पहले हम जन्म से प्रारंभ करेंगे। 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली। पिता का नाम सिद्धार्थ जो कि ज्ञातृक कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला और दत्ता जो कि लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। बचपन का नाम वर्धमान था। पत्नी का नाम यशोदा कुंडी गोत्र की कन्या थी। पुत्री अड़ोजा या प्रियदर्शना, दामाद एवं प्रथम शिष्य जमाली था। ध्यान रखिएगा, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ज्ञान इनको प्राप्ति कहाँ हुई थी? जुम्बिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे। ठीक है, आपको महावीर स्वामी से गौतम बुद्ध को कंफ्यूज नहीं करना है। उन्हें बट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुई थी, इन्हें शाल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ है। पहला उपदेश राजगिर के बराकर के नदी के तट पर इन्होंने दिया था। पहला उपदेश महावीर गौतम बुद्ध ने बनारस में दिया था। आपको पता है सारनाथ में उपदेश दिया किस भाषा में? प्राकृत भाषा में और अर्धमागधी भाषा में दिया था। इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व पावा में मल्ल गणराज्य के सट्टीपाल राजप्रसादम में हुई थी। आगे चलते हैं कि इनके त्रिरत्न क्या हैं, इनके सिद्धांत क्या हैं, किस प्रकार से यह धर्म कार्य करता है। तो इन्होंने 3 त्रिरत्न माने हैं, 3 रत्न माने हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये इनके त्रिरत्न हैं जैन धर्म के। और 5 महाव्रत हैं। महाव्रत आपको भूलना नहीं है क्योंकि पूछा जाता है परीक्षाओं में। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य बोलना है, अहिंसावादी रहना है, अस्तेय करना है। अस्तेय का मतलब होता है चोरी, चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह आपको नहीं लेना है, दान ज्यादा नहीं लेना है, बहुत सारा नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जैन जो है वो भी संप्रदायों में बटा, 2 संप्रदाय बटे।
श्वेताश्वर और आपके श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का होता है जिसका अंबर मतलब वस्त्र श्वेत हो, और दिगंबर मतलब जिसका वस्त्र आकाश हो, मतलब जो नग्न अवस्था में रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ नागा साधु होते हैं उसी हिसाब से। श्वेतांबर जो होते हैं वो स्थूलभद्र के शिष्य थे और दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य थे। और इसी तरह ये बढ़ता चला गया, कई भागों में बढ़ता चला गया। और जैन धर्म का जो विश्वास था वो किन्हीं चीज़ों में था, क्या क्या था? वो आत्मा में मानते थे, आत्मा में विश्वास था। ईश्वर की मान्यता नहीं थी, वो ईश्वर को नहीं मानते थे। पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास रखते थे। वेदों की अपौरुषेयता को स्वीकार नहीं करते थे, वो नहीं मानते थे कि वेदों को किसी अपौरुष ने लिखा है या तो ईश्वर ने लिखा है। आगे आते हैं हम जैन संगीतियों पर, मतलब जैन का जो कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, सेमिनार कहते सकते हैं। 2 सेमिनार हुआ था, बौद्ध का 4 हुआ था। 2 इनका हुआ था, पहला 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, स्थूल भद्र आपके अध्यक्ष थे। दूसरा 512 ईस्वी में हुआ था बल्लभी में, जिसका देवर्धिगढ़ क्षमाश्रव इनके अध्यक्ष थे। अब आते हैं गौतम बुद्ध पर। दूसरा सबसे बड़ा आपका जो धर्म उस काल में जो हुआ जैन के बाद, वो था बौद्ध धर्म। जो इसके प्रवर्तक थे 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान लुम्बिनी, पिता का नाम शुद्धोधन, कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। माता माया देवी या महामाया कोलीय वंश की थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पालन मौसी ने इनका किया था, प्रजापति गौतमी ने। पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल। ज्ञान प्राप्ति उरुवेला बोधगया में निरंजना या फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, आपको याद रखना है, ऋजुपालिका नदी के तट पर जो ज्ञान प्राप्त हुआ था शाल वृक्ष के नीचे, वो महावीर स्वामी का हुआ था। और उरुवेला या बोधगया में निरंजना नदी के तट पर या फल्गु नदी के तट पर जो हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे, वो भगवान बुद्ध को हुआ था। पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ, जिसको हम ऋषिपत्तन कहते हैं, उसके मृगदाव में दिया था। बौद्ध संघ में प्रथम महिला थी प्रजापति गौतमी। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। मल्लों की राजधानी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका मृत्यु हुआ। और अपनी उपदेश को इन्होंने पाली भाषा में दी थी। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक, क्या क्या प्रतीक थे? सबसे पहला था गर्भ का प्रतीक। अगर हाथी आपको दिखता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान बुद्ध जो है गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं। कमल एवं बैल दिखेगा तो उनका जन्म हो चुका है। अश्व दिखेगा तो उनका ग्रह त्याग हो चुका है, जिसे हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं बौद्ध धर्म में। पीपल वृक्ष दिखेगा तो आपको पता होना चाहिए कि निर्माण हो चुका है। चक्र दिखेगा तो धर्म चक्र प्रवर्तन मान सकते हैं। और महानिर्वाण अगर हुआ तो स्तूप का चिन्ह दिखेगा। बौद्ध धर्म में 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिन्हें हम त्रिपिटक कहते हैं। पहला आपका है सुत्त पिटक, फिर है अभिधम्म पिटक, तीसरा है विनय पिटक। तो सुत्त पिटक आनंद ने लिखा है, अभिधम्म पिटक मोगली उत्तिष्ठ ने लिखा, विनय पिटक उपाली ने लिखा। आगे हम चलते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। तो कौन कौन है? बुद्ध, संघ और धम्म। और त्रिरत्न आपके जैन में भी थे, आदर्श चरित्र, आदर्श आपके आचरण, आदर्श दर्शन। इस तरह से आपके जैन में त्रिरत्न भी थे, बौद्ध में भी त्रिरत्न है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में। इन्होंने बताया कि 4 आर्य सत्य हैं। क्या क्या सत्य हैं? पहला दुख है, दुख समुदय है, मतलब दुख का कारण है। दुख का निरोध है, दुख निरोधगामी प्रतिपदा है। ठीक है, 4 इन्होंने आर्य सत्य बताए जो कि कभी झुटलाए नहीं जा सकते। जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में मृत्यु सत्य है, मृत्यु अखंड है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जिसे रोका नहीं जा सकता। उसी प्रकार बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। दुखों से मुक्ति के उन्होंने जो ये दुख है, चारों आर्य सत्यों में जो दुख है, इनके मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया है कि अगर आप इन मार्गों पर चलते हैं तो आप दुखों से जल्दी ही मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांश, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इन क्रम में अगर आप अपने जीवनचर्या को चलाते हैं तो आपको दुख नहीं होगा। आगे आते हैं बौद्ध संगीतियों पर कि बौद्ध के जो कॉन्फ्रेंस थे बौद्ध धर्म में, कितनी बार उन्होंने मीटिंग की, कितनी बार वो लोग बैठे, कितनी संगीतियाँ की।
तो 4 बार थे। सबसे पहला 483 ईसा पूर्व राजगृह में पूर्ण महाकश्यप के अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। दूसरा जो हुआ था 383 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व वैशाली में सर्वकामी अध्यक्ष थे कालाशोक के द्वारा। तीसरा 247 ईसा पूर्व लगभग 100 साल मान सकते हैं हम इसे, पाटलिपुत्र में हुआ था। मोगली दत्त पुत्र इसके अध्यक्ष थे और शासक था अशोक। चौथा जो हुआ था ईसा प्रथम की शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर, वसुमित्र उपाध्यक्ष थे और शासक थे कनिष्ठ। आपको तीसरा चौथा याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की मान्यता, क्या मानते हैं वो लोग, क्या नहीं मानते हैं। आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं है, जैन आत्मा को मानता है। कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष में विश्वास है, ये बात जैन मानते हैं। वैदिक कर्मकांड का विरोध करते हैं, ये भी जैन मानता है। वेदों की अपौरुषेण वेद है, ऐसा ये नहीं मानते हैं। बौद्ध धर्म का विभाजन 2 भागों में हुआ था। पहली बार द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ था और चौथी बौद्ध संगीति में हुआ था। दूसरे और चौथे में जब आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ऑड इवन ऐसे याद कर सकते हैं कि इवन वाले में बौद्ध धर्म बट गया। तो दूसरे वाले में बटा स्थाविर, जिसको हम थेरवादी कहते हैं, महासंगीत या सर्वास्तिवादी, और चौथे बौद्ध संगीति में हीनयान महायान में बटा। फिर आते हैं महाजनपद पर। बौद्ध काल में जो शासन व्यवस्था थी, जो राजा महाराजा थे, वो किस प्रकार के रहते थे, देश का पूरा भूगोल देखते हैं कि किस प्रकार से देश बटा हुआ था। जैसे आज देश जो है कि राज्यों में बटा है, फिर जिले में बटा है, फिर गांव में बटा है, उस समय कैसा था। तो उस समय महाजनपद में बटा हुआ था। 16 महाजनपद थे, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले महाजनपद आपका अंग है, जिसकी राजधानी चंपा है। अशमक दूसरा है, जिसका राजधानी पैठन या पोटन है। अवंती है, जिसकी राजधानी उत्तरी की उज्जैनी में है, दक्षिणी की माहिष्मति में है। गांधार है, जिसकी राजधानी तक्षशिला या पुष्पलावती है। कंबोज है, जिसकी राजधानी हाटक या राजपुर है। मगध है, जिसकी राजधानी गिरिवज या राजगृह है। मत्स्य है, जिसकी राजधानी विराटनगर है। वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली है। आप याद ऐसे कर सकते हैं कि वैशाली में ही भगवान महावीर का जन्म हुआ था। चेंदी, जिसकी राजधानी शुक्तिमती या सोत्तीवती है। काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी। कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती। कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। मल्ल, जिसकी राजधानी कुशीनारा या पावा। पांचाल की राजधानी अहिच्छन्न उत्तर की और काम्पिल्य दक्षिण की। सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा। वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी। ये 16 महाजनपदों में पूरा देश बटा हुआ था। पूरी भूभाग को बांटा गया था, जहां तक वो लोग बहुत फैले हुए थे। बुद्ध काल में 10 महत्वपूर्ण गणराज्य थे। ठीक है, मैं वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, रामग्राम के कोली, कपिलवस्तु के शाक्य, पिप्पलिन के मौर्य, अलकप्प के बुली, केशुपुत्र के कालाम और सुमसुमार गिरी के भग्न। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 10 राजा थे। 10 राजा 10 तरह से शासन करते थे, 10 हिस्सों पे शासन करते थे। अब आते हैं हम कुछ ऐतिहासिक पार्ट पर। उस समय में सबसे पहला वंश था हर्यक वंश, 544 से 412 ईसा पूर्व। दूसरा शिशुनाग था। तीसरा नंद था। फिर मौर्य, शुंग, फिर कण्व। ठीक है, ये मगध वंशावली थी मगध के काल में। फिर आगे आते हैं मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। तो मौर्य शासन काल में आप आएंगे, सबसे पहला राजा आपका हुआ जो चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आपके बिंदुसार, फिर अशोक, फिर दशरथ, संप्रति, शालीसुख, देववर्मन, शतधवन और वृहद्रथ। महत्वपूर्ण इसके जो राजा थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला के 298 ईसा पूर्व के संलेखना द्वारा इन्होंने शरीर त्याग दिया था। भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चले गए थे। अंतिम दिनों में जैन भिक्षु भद्रबाहु का शिष्यत्व ग्रहण किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन थे, बौद्ध नहीं थे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला आपका पॉइंट है सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त की सेना के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के राजदरबार में भेजा और मेगास्थनीज जो उनका राजदूत था, इंडिका नामक ग्रंथ लिखा उसने, जो मूल स्वरूप में उपलब्ध नहीं है। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य का नाम सैंड्रोकोटस था। भारत में अकाल नहीं पड़ता था, लेखन कला का अभाव था, सोना निकालने वाली चींटियों का जिक्र है, दास प्रथा नहीं थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पोलीव्रोथा थी। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में 7 प्रकार की जातियां हैं: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर,
योद्धा, निरीक्षक और सभासद। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री तथा प्रधान पुरोहित कौटिल्य। चंद्रगुप्त के जो प्रधानमंत्री थे या प्रधान पुरोहित थे उनका नाम था कौटिल्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य भी है। कौटिल्य ने राज्य शासन के ऊपर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की है। अर्थशास्त्र में राज्य के शासन हेतु सप्तांग सिद्धांत का जिक्र है। सप्तांग सिद्धांत क्या है? देखिए, राजा शीश के समान, अमात्य राज्य की आंखें, जनपद राज्य की जंघाएं, दुर्ग राज्य की भुजाएं, कोश राज्य का मुख, दंड राज्य का मस्तिष्क और मित्र राज्य की कान। ठीक है, तो ये 7 सिद्धांत उन्होंने दिए थे कि आपको एक राज्य चलाना है, देश चलाना है, तो इस 7 नियम को अगर मान के चलते हैं तो आप देश चला लेंगे। ठीक है, राजा शीश के समान मतलब अभी आप समझ सकते हैं, जो प्रधानमंत्री है वो शीश के समान है। अमात्य मतलब उनके जो कार्य 7 कार्य करने वाले अमात्य हैं वो राज्य की आंखें हैं, देश की आंखें हैं। जनपद मतलब जो आपके सीमाएं हैं, जो राज्य के स्टेट्स हैं वो जंघाएं हैं। दुर्ग मतलब वो जो राष्ट्र के जो बॉर्डर एरिया है वो क्या है, राज्य की भुजाएं हैं। जो हमारा रिजर्व बैंक है वो राज्य का मुख है। जो न्यायालय है राज्य का मस्तिष्क है। और हमारे जो मित्र देश है वो हमारे राज्य के कान है। ऐसे समझ सकते हैं। बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस से 3 वस्तुएं मांगी, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले राजा को। कौन महत्वपूर्ण राजा है मौर्य वंश का जिसे हम जान सकते हैं? अशोक। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। माता का नाम सुभद्रागी, पिता बिंदुसार, प्रचलित नाम देवा नाम प्रियदसी। राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व। अभिलेख की भाषा प्राकृत। अभिलेख की लिपि ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी। अशोक के नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उदय गोयल अभिलेख में। अशोक के अभिलेखों का विभाजन कुछ इस प्रकार है। देखो, टोटल जो कुल संख्या है कुल 14 है। 10 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, दीर्घ और लघु में बटे हैं, जिसमें 7 स्तंभ लेख हैं और 7 आपके गुहा लेख हैं। ये अगला हिस्सा है 14 दीर्घ शिलालेख। कौन कौन से शिलालेख हैं अशोक के जो आपके जानने चाहिए? पहला जो शिलालेख है उसमें जीव हत्या का निषेध है। दूसरे में चोल, पांड्य ये सब राजाओं का वर्णन है। तीसरे में यक्त, रज्जुक प्रादेशिक नाम के अधिकारियों की नियुक्ति है। आप महत्वपूर्ण देखते चलिए। 7वें में सभी संप्रदाय के लोग निवास कर रहे हैं एक साथ। 8वें में अशोक का धम्म यात्रा का वर्णन है। 9वें में धर्म मंगल सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है और 12वें में धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया गया है। 13वें में कलिंग विजय का वर्णन है और 14वें में सभी लेखों का उपसंहार है। जो दीर्घ शिलालेख प्राप्त हुए हैं गिरनार, ये स्थानों के नाम दिए, गिरनार, साहबगढ़ी, धौली, जौहड़, इन सब स्थानों में। 13वें शिलालेख में वर्णित 5 यवन राजा जो हैं वो मिस्र, एपीरस, साइरिन, मेसिडोनिया और सीरिया के थे। आगे बढ़ते हैं। अशोक के शासनकाल को देखते हुए मौर्य साम्राज्य जो था बहुत महत्वपूर्ण साम्राज्य था। उसकी इकाई कैसी थी? पहले साम्राज्य आता था, उसके नीचे प्रांत थे जिसमें उपराजा द्वारा नियंत्रित किया जाता था। प्रांत के नीचे मंडल आते थे जिसे हम प्रदेष्टा कहते, प्रदेष्टा के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। उसके नीचे आहार या विषय आते थे जिसे विषयपति देखते थे। उसके नीचे स्थानीय आते थे जिसमें 800 गांव होते थे। फिर आता था द्रोणमुख जिसमें 400 गांव थे। खरवटिक जिसमें 200 गांव थे। संग्रहण जिसमें 10 ग्राम थे और ग्राम जो सबसे छोटी इकाई होती थी। इस प्रकार से अशोक मौर्य साम्राज्य ने अपने पूरे भूभाग को बांटा हुआ था। महत्वपूर्ण पदाधिकारी जो कुप्याध्यक्ष थे वो वन विभाग के अधिकारी थे। अकाराध्यक्ष खान विभाग, सीताध्यक्ष कृषि विभाग, विविताध्यक्ष चारगाह, सूनाध्यक्ष बूचड़खाना, पणयाध्यक्ष वाणिज्य, पौतवाध्यक्ष मापतौल, लक्षाध्यक्ष टकसाल। टकसाल मतलब जहाँ पे पैसे की छपाई होती है। केंद्रीय प्रशासन के प्रत्येक विभाग का प्रमुख तीर्थ के नाम से जाना जाता था जिसके 18 थे। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जो पुरोहित थे, युवराज जो राजा का उत्तराधिकारी था, समाहर्ता, राजस्व मंत्री, सन्निघाता। जिस प्रकार से आज आपके लोकतंत्र में मंत्रियों का वितरण है उसी प्रकार से तब भी हुआ करता था। देख सकते हैं आप यहाँ पे सेनापति, आपके न्यायाधीश और सेना का संचालन करता, मंत्रिपरिषद, वन विभाग, सब कुछ उस काल में थे जिस प्रकार से आज भी आपके अलग अलग देशों में मिलेंगे या हमारे देश में हैं। आगे आते हैं, प्रमुख करों की बात करते हैं। कौन कौन से कर उन्होंने लगाए हुए थे? तो पिंड कर गांव पर था,
भाग कर भूमि पर था, बलि कर धार्मिक उपकर पर था, पढ़ाई कर आपातकालीन कर था, हिरण्य कर जो नगद कर था, विष्टि वेगार कर था, उदयक भाग था सिंचाई कर, और गुल्मदेह जो सैनिकों पर शुल्क था। गुजरात के गिरनार में स्थित सुदर्शन झील के निर्माण व मरम्मत से संबंधित प्रसिद्ध शासक। देखिए इससे रिलेटेड प्रश्न बहुत आते हैं कि गुजरात में जो गिरनार झील है, गिरनार में सुदर्शन झील है, उसकी मरम्मत और निर्माण किसने कराई थी? तो पुष्यगुप्त प्रथम, ठीक है, चंद्र पालित, सुख, सुविशाखा और तुषाण, इन 4 लोगों ने कराई थी। ठीक है, पुष्यगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में थे, और चक्रपालित स्कंदगुप्त काल में थे, तुषार जो थे अशोक के काल में थे, सुविशाख जो थे रुद्रदामन के काल में थे। अब आते हैं हम संगम युग के बारे में। संगम युग जो आप जानते हैं तमिल क्षेत्र के 3 राजा की बात करता है, चोल, चेर और पांड्य। पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन किया गया। पहला संगम मदुरै में हुआ, अगस्त ऋषि के अध्यक्ष में, वर्तमान में एक भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। दूसरा हुआ कपाटपुरम में, अगस्त ऋषि और तोल्कापियर के एकमात्र ग्रंथ तोल्कापियरम उपलब्ध है। तीसरा संगम हुआ था मदुरै में, नक्कीरर, कई ग्रंथ उपलब्ध हैं। तो 3 संगम हुए, मदुरै, कपाटपुरम और मदुरै। ठीक है, 2 जगह मदुरै में और कपाटपुरम में। प्रशासन का विभाजन किस प्रकार से था? तो पहले आता था मंडलम, जिसे हम स्टेट कहते हैं, फिर है कोट्टम या वलनाडु, जिसे हम कमिश्नरी कहते हैं, फिर आता है नाडु मतलब जिला, फिर उसके बाद आता है कुर्रम मतलब ग्राम संघ, और सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा आती थी। फिर आगे हम चलते हैं, अगला ग्रंथ है आपका, महत्वपूर्ण ग्रंथ आते हैं, वो है कुरल। कुरल के जो रचयिता है आपकी हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कुरल के रचयिता है तिरुवल्लूर, और दूसरा ग्रंथ है तोलकाप्पियम, इसके रचयिता है तोलकाप्पियर। जीवंत चिंतामणि, इसके रचयिता है आपका है तिरुक्वदेर, और मणि मेखलाई, इसके रचयिता है शीतले सत्तनार, और शीलापादिकरम, इसके रचयिता है इलांगो। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण आपके संगम काल के ग्रंथ है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ऊपर आते हैं हम गुप्त शासकों पर। गुप्त जो आपका स्वर्ण युग कहा जाता है, भारतीय ऐतिहासिक परंपरा का स्वर्ण युग, इसका शासनकाल 275 से 550 ईसा पूर्व तक चला। प्रमुख जो गुप्त शासक थे, श्रीगुप्त जो संस्थापक थे, उसके बाद आए घटोत्कच, फिर प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम, पत्नी का नाम कुमारी देवी, समुद्रगुप्त जिसके पत्नी का नाम दत्ता देवी था, कांच या रामगुप्त, फिर उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसकी पत्नी का नाम ध्रुवा देवी या कुबेर नागा था, फिर आते हैं कुमारगुप्त, जिसकी पत्नी का नाम अनंत देवी था, फिर स्कंदगुप्त, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त और विष्णुगुप्त। कुल 12 शासक थे गुप्त वंश में, बहुत लंबा शासन काल किया, इसीलिए इन्हें हम स्वर्ण युग कहते हैं, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण शासक है चंद्रगुप्त प्रथम, 319 से 335 ईसा पूर्व। सोने के सिक्के जारी किया इन्होंने सबसे पहले, और गुप्त संवत प्रारंभ किया। समुद्रगुप्त, हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख है, जो कि प्रयाग में स्थित है। अश्वमेध यज्ञ किया, उपाधि का नाम इनका था। भारत का नेपोलियन विसेंट स्मिथ ने दिया था। अश्वमेध एक प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए थे। अगले जो शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने मेहरौली की लौह स्तंभ बनाई, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, रजत सिक्का जारी किया, समकालीन चीनी यात्री फहियान इनके शासन काल में आया था। अगले जो महत्वपूर्ण आपके हैं चंद्रगुप्त द्वितीय ही है। इनके 9 रत्न थे इनके दरबार में, जैसे कि अकबर के काल में हुआ करते थे। अकबर इनके बाद आया था, लेकिन पहले इन्होंने ही 9 रत्न रखे थे। बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, आप देख सकते हैं, कालिदास, धनवंतरी, शंकु, वरामिहिर, घटकरपर, बेताल भट्ट, अमर सिंह, छपड़क और वररुचि, ये सारे विद्वान जो हुए ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में हुए। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के बाद आता है स्कंदगुप्त ने हुड़ों को अंतिम रूप से पराजित किया। तो गुप्त शासन काल का एक महत्वपूर्ण राजा था स्कंदगुप्त, जिसने हुड़ों को पराजित कर दिया। गुप्तकालीन महत्वपूर्ण अभिलेख, पहला अभिलेख है कुमारगुप्त कालीन का, जो कि इतने सारे अभिलेख उनके मिलते हैं। स्कंदगुप्त कालीन के भी अभिलेख आप देख सकते हैं, जूनागढ़, भीतरी स्तंभलेख, सूपिया और एरण का अभिलेख। कुमारगुप्त कालीन के है धनदय, बैलग्राम, दामोदर, वत्सभटी, गढ़वा, करमदंडा, मनकुवर, तुमैन। प्रशासनिक इकाई कैसे काम करती थी? तो सबसे ऊपर होता था आपका भुक्ति या भोग, जिसे हम स्टेट कहते हैं, प्रांत कहते हैं। फिर आता है आपका विषय, जिसे हम जिला कहते हैं, वीथी मतलब नगर। फिर आता है आपका ग्राम, जिसे हम गांव कहते हैं।
इसके भुक्ति या भोग के अधिकारी थे उपरिक या भोगपति, विषय या जिला के अधिकारी थे विषयपति, विधि के अधिकार थे विधि महत्तर और ग्राम के अधिकारी थे ग्रामिक। क्रय विक्रय की जो का इकाई थी वो स्वर्ण का सिक्का इन्होंने चलाया था जिसका नाम दिनार रखा था, तांबे के सिक्के का नाम माशक रखा था, चांदी के सिक्के का नाम रूपक रखा था। कालिदास पे आते हैं क्योंकि इनके ग्रंथ, इनके दरबार में ये दरबारी कवि रहे और बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे। तो कालिदास के देखते हैं महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली आपकी कुमार संभवम, दूसरी आपकी रघुवंश जो कि महाकाव्य है, कुमार संभवम भी महाकाव्य है, ऋतुसंहार खंड काव्य है, मेघदूत खंड काव्य है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, विक्रमो उर्वशी ये नाटक है, मालविकाग्नि मित्रम ये भी एक नाटक है। कालिदास की कुल आपकी 7 रचनाएं हैं जो आपको भूलनी नहीं चाहिए, परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। फहियान उनके काल में आया था। आगे बढ़ते हैं। भारत में मंदिर निर्माण की कला का आरंभ गुप्त काल में हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि गुप्त काल से ही भारत में मंदिर निर्माण शुरू हो गए। सीरमपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में जो स्थित है, ये गुप्तों ने बनाया था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में स्थित है। भूमरा का मंदिर नागौद मध्य प्रदेश में। नसना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश में। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में। भीतर गांव का कृष्ण मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में। तो इतने सारे मंदिर गुप्तकालीन के हैं, प्रारंभ वहीं से हुआ था। फिर आते हैं वर्धन वंश पर। इसके संस्थापक थे पुष्यभूति और प्रमुख शासन थे हर्षवर्धन, पुष्यभूति, नरवर्धन, राजवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन और राज्यवर्धन। हर्षवर्धन का शासन काल जो था वो इस प्रकार था, 606 से 647 ईसा पूर्व। पिता प्रभाकर वर्धन, माता यशोमती, उपनाम शिलादित्य और उपाधि थी सल्कोत्तर पथनाथ। रचनाएं इनकी थी प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। राजधानी थी कन्नौज, महोदात्री। पहले थानेश्वर थी राजधानी, बाद में इन्होंने कन्नौज राजधानी अपनी शिफ्ट की। एहोल शिला अभिलेख के अनुसार हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य लड़े गए युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय विजयी रहा। चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में। फहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। यात्रा का विवरण सीयू की ग्रंथ नाम में लिखा है। हर्ष की राजधानी कन्नौज थी, उसी समय आया था। फिर आते हैं हम चालुक्य वंश पर। दक्कन के वाकाटकों के पश्चात वादामी या वातापी के चालुक्य सत्ता में आए। वादामी के चालुक्य वेंगी के 2 भागों में है, एक वेंगी के चालुक्य, एक कल्याणी के चालुक्य। वेंगी के जो चालुक्य थे उसका संस्थापक विष्णुवर्धन प्रथम था और कल्याणी के जो चालुक्य थे उसका संस्थापक तैलदिति था। और बादामी का संस्थापक जो था वो जयसिंह था, वास्तविक नाम पुलकेशिन प्रथम। अब आते हैं उनके वंशों पर। पहला है पल्लव वंश। संस्थापक सिंहवर्मा, कुछ इतिहासकार वप्पदेव मानते हैं। राजधानी कांची, अंतिम शासक अपराजित वर्मन। कुछ पल्लव शासकों को देखते हैं। संस्थापक तो सिंहवर्मा था, उसके और राजा हैं सिंह विष्णु, जिसने इनके काल में भारवी नाम के बहुत बड़े विद्वान संस्कृत के, जिन्होंने किरातार्जुनीयम लिखी है, महाकाव्य लिखा है, उनके दरबारी कवि थे सिंह विष्णु के। महेंद्र वर्मन, जिन्होंने एकाश्म मंदिर का निर्माण की शुरुआत की, संस्कृत नाटक मत्त विलास प्रहसन की रचना की। फिर है नरसिंह वर्मन प्रथम 642 ईसा पूर्व में चालुक्यों की राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। वातापी, कोण तथा महामल्ल की उपाधि धारण की। महाबलीपुरम या मल्लापुरम के रथ मंदिर का शुभारंभ किया। फिर अगला राजा है नरसिंह वर्मन द्वितीय। मंदिर निर्माण की नई शैली राज सिंह शैली का प्रयोग किया। कांची के कैलाश नाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण करवाया। और दश कुमार चरितम के जो लेखक हैं दंडी, उन्हीं के दरबार में नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा। अगला वंश है आपका चोल वंश। इसके संस्थापक विजयालय राजधानी इनकी थी तंजावुर, बाद में ये चोलपुरम इन्होंने की। अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। ठीक है, चोल शासकों के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। चोल जो प्रमुख शासक थे, पहला परांतक प्रथम। इन्होंने पल्लवों का पूर्ण उन्मूलन किया और मदुरई कोंड की उपाधि धारण की। युद्ध हुआ था 949 ईस्वी में। अगले राजा थे राजराज प्रथम। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर को इन्होंने बनाया। अगले राजा थे राजेंद्र प्रथम। गंगा जल लाने हेतु पाल शासक महिपाल तथा पूर्वी गंग शासक को पराजित कर गंगई कोंड की उपाधि धारण की। गंगई कोंड चोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया।
कुलोतुंगदिति, ये चौथे राजा हैं चोल शासक के। इन्होंने चिदम्बरम नटराज मंदिर से गोविंदराज की मूर्ति को हटवाकर समुद्र में फेंकवा दिया। चोल का जो प्रशासन था कुछ इस प्रकार था, गांव की प्रशासन की स्वायत्तता थी, गांव की गतिविधियों की देखरेख हेतु समितियों की स्थापना करके, जिसे वरियम कहा जाता था, एरी वरियम तालाब समिति। अब आते हैं कुछ प्रमुख समितियों पर। उनकी जो समितियां थी, पहली समिति है एरी वरियम जो तालाब समिति थी, पोन वरियम स्वर्ण समिति, तोट्ट वरियम उद्यान समिति, उदासीन वरियम विदेशियों की देखरेख हेतु समिति। तो यहीं पे समाप्त होता है आपका प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा। आपने बहुत सारी चीजें इसमें कवर कर ली। एनसीईआरटी का हम ऐसे ही देखते चलेंगे। इसमें हमने प्राग ऐतिहासिक काल पूरा पढ़ लिया, वैदिक काल पूरा पढ़ लिया, सिंधु घाटी सभ्यता पूरी पढ़ ली, और कुछ मौर्य महत्वपूर्ण मौर्य राजाओं के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद हमने गुप्त काल के बारे में पढ़ लिया, कुछ दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राजा चोल, चेर और पांड्य के बारे में पढ़ लिया, और पल्लव, इन सब राजाओं के बारे में पढ़ लिया, और ये भी देख लिया कि किस राजा के दरबार में कितने महत्वपूर्ण लोग थे, और आपके पुष्यवर्धन वंश के बारे में पढ़ लिया। तो ये सारा आपका प्राचीन इतिहास में आता है। अगली जो कक्षा होगी वो मध्यकालीन इतिहास की होगी, तो जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच।